हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने देखा कि विकास का अर्थ क्या होता है और हमने ये भी देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास की परिभाषा क्या है। उसके बाद हमने देखा कि भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न लक्ष्य होते हैं विकास के लिए, यानी कि भिन्न व्यक्ति विकास का अर्थ भिन्न समझते हैं या भिन्न लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास के जो मतलब हैं वो अलग अलग होते हैं। उसी को रिवाइज करता हूँ मैं पहले, फिर मैं आगे की क्लास शुरू करूँगा। तो मैंने विकास का मतलब बताया था कि विकास क्या है। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसका कोई सकारात्मक परिणाम हो, वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। यानी कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा बदलाव जिससे तरक्की हो, जिससे कुछ फ़ायदा हो हमारे लिए और हमारे देश के लिए, उसको विकास कहते हैं। इसके बाद हमने बात करी थी कि भिन्न लोगों के लिए विकास का जो मतलब है वो भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग लोगों की नज़रों में विकास अलग अलग होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास क्या होगा कि उसके पास काम करने के अधिक दिन हो, बेहतर मजदूरी मिले, बच्चों की शिक्षा मिले, सामाजिक समानता, भूमि का स्वामित्व और गाँव में वह भी प्रधान या नेता बनने का अवसर प्राप्त करे। इसी तरीके से हमने पंजाब के एक समृद्ध किसान के लिए विकास का मतलब समझा। इसी तरीके से हमने ऐसे किसान के लिए विकास का मतलब समझा जो वर्षा पर अपनी फसल की निर्भर रहता है, यानी कि जिसको फसल काटने के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसके लिए विकास का मतलब होगा कि उसके पास जल की पूर्ति हो जाए, पानी की पूर्ति हो जाए, ताकि वो अपनी फसल को उगा सके। इसी तरीके से और मैंने उदाहरण दिए थे एक अमीर लड़के के, आदिवासी के, तो वो सब हमने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हम जो करेंगे वो है विकास के लक्ष्य, गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, या उर्दू में तरक्की के मकसद। तो तरक्की के मकसद या विकास के लक्ष्य में पहला लक्ष्य या जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ख़ास लक्ष्य समझा जाता है वो है आय। आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं और उर्दू में आमदनी। तो आमदनी क्या है या आय क्या है? आय का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु या सेवाओं को बेचकर कुछ प्रतिफल प्राप्त करते हैं, कुछ रिटर्न लेते हैं, तो वो रिटर्न हमारी आय कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम जूतों का बिजनेस करते हैं और एक जोड़ी जूते हमने 100 रुपये के हिसाब से बेचे और 10 जोड़ी बेच दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो टोटल रेवेन्यू क्या हो गई, टोटल इनकम हो गई 1000 रुपये की। यानी कि 100 रुपये वाले जूते हमने 10 जोड़े बेच दिए, तो हमारी इनकम क्या हुई? 1000 रुपये की इनकम हो गई। उस इनकम में से हम कुछ भाग बचा लेंगे और कुछ भाग दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। या इसी तरीके से कोई मज़दूर है, उसके लिए जो उसकी मज़दूरी है वो उसकी इनकम है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोफेशनल है तो वो अपने काम करने के, अपनी सेवाओं के बदले फ़ीस चार्ज करता है, तो वो फ़ीस उसके लिए इनकम है। ठीक, तो इनकम का मतलब होगा किसी भी तरह की वस्तु को बेचकर या सेवाओं को बेचकर जो हमें प्रतिफल मिलता है उसको हम इनकम या आय कहते हैं, या उर्दू में आमदनी। तो आमदनी क्या है या आय क्या है? आय विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होगी तो हम ये समझेंगे कि उसके पास सारी सहूलियतें हैं, क्योंकि अगर उसके पास पैसे ज़्यादा, कोई आदमी ऐसा है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो अच्छी चीज़ खा सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छे घर मकान बना सकता है, और इसी तरीके से वो सारी अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है अपने पैसे की बदौलत, जो भी ज़रूरत उसको पेश आती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा आदमी है जिसकी इनकम अच्छी है, तो वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा, अच्छा खिलाएगा, अच्छा पहनाएगा, और उनको व्यवसाय करवाएगा, उनको बिजनेस कराएगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा। तो इनकम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जिस आदमी की या जिस देश की इनकम ज़्यादा होती है वो अपनी सारी लगभग ज़्यादातर जो आवश्यकताएं उनको पूरी कर पाता है। हालांकि आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपनी सभी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं अपनी आय की बदौलत, अपनी आमदनी की बदौलत। तो इसलिए आय को जो है, आमदनी को जो है एक मुख्य लक्ष्य समझा जाता है, एक
अफजल मकसद समझा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा इनकम है या जिस देश की इनकम ज़्यादा है वो देश दूसरे देशों की तुलना में विकसित कहलाएगा, या ऐसा, या हम उस देश को कहेंगे कि वो विकास के पथ पर है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इनकम क्या रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी? आपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले पड़ोस में देखा होगा कि कुछ लोग कुछ दिन काम करते हैं, 2-3 दिन, और 2-3 दिन फिर खाली बैठ जाते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है, उसके पास नियमित रूप से कमाने के लिए कोई व्यवसाय या कोई साधन नहीं है। जैसे एक मज़दूर है और वो ऊनी कपड़ों का बिजनेस करता है, ऊनी कपड़ों का प्रोडक्शन करता है। अब ऊनी कपड़े सर्दियों में बिकेंगे तो गर्मियों में वो क्या करेगा? गर्मियों में तो वो बेरोज़गार हो जाएगा, और जब बेरोज़गार हो जाएगा तो उसकी जो इनकम है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब इनकम ख़त्म हो जाएगी तो वो अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरी करेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, लिखाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा? ये सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए इनकम के साथ साथ अगर इनकम का एक रेगुलर सोर्स है, एक नियमित स्रोत है, या एक उर्दू में कहेंगे लगातार रोज़गार मिला हुआ है अगर किसी व्यक्ति को, तो हम ये समझेंगे कि वो भी विकास के पथ पर है और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी 1 महीने ज़्यादा कमा ले और फिर 2-3 महीने खाली पड़े रहे तो उसको हम विकास कहेंगे। वो विकास नहीं है, वो विकास का लक्ष्य नहीं है। तो 2 क्षेत्रों में या 2 व्यक्तियों में या 2 देशों में अगर तुलना करें तो उस व्यक्ति को ज़्यादा विकसित माना जाएगा जिसके पास इनकम की रेगुलरिटी है, जिनके पास कैश का इनफ्लो कंटिन्यूसली है। रेगुलर वर्क जितना ज़्यादा लोगों के पास होगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो सेल भी होगा, उसकी यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो खाएंगे भी ज़्यादा, खर्चा भी करेंगे और दोबारा इन्वेस्ट कर देंगे। तो दोबारा खाने पीने से जो खर्चा हुआ वो इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से जो देश की आर्थिक हालत है और आर्थिक क्रियाएँ वो तेज़ हो जाएंगी। तो ये पॉइंट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 2 पॉइंट समझे हमने। एक तो विकास के लक्ष्य के रूप में सबसे मुख्य कारक कौन सा है? इनकम, आय या आमदनी। दूसरा रेगुलर वर्क या नियमित रोज़गार। ठीक, अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम है फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है, सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं शुगर मिल मेरी चलती है, मैं शुगर का काम करता हूँ, मैं शुगर पैदा करता हूँ, चीनी बनाता हूँ, चीनी का उत्पादन करता हूँ। अब चीनी के उत्पादन के लिए मुझे गन्ने की ज़रूरत होगी। गन्ने की ज़रूरत हमें किससे पूरी करूँगा? जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उनसे ख़रीदूँगा। जब उनसे ख़रीदूँगा तो मैं क्या कोशिश करूँगा कि उनसे मैं सस्ते से सस्ता में ख़रीद लूँ ताकि मैं अपने चीनी बनाकर उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। ये एक बिजनेसमैन की सोच होती है। लेकिन उस किसान के बारे में क्या कहेंगे जिसकी फसल ना के बराबर पैसों में बिक गई? मिसाल के तौर पे कोई छोटा किसान है, उसके पास बड़ी ज़मीन नहीं है, तो उसकी छोटी सी फसल होती है, तो वो अपनी फसल को जब बेचने जाएगा तो उसके पास जाहिर सी बात है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल तो होंगी नहीं। उसके पास जो है बड़े बिजनेस का तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, उस तो छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसकी फसल को क्या करते हैं जो किसान क्या करते हैं, अपनी फसल को मजबूरी में उत्पादकों को फिर सस्ते में बेचना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो जितनी कॉस्ट ज़्यादा आई है कम प्रोडक्शन में, वो अफेक्ट करती है उनके प्राइस को और उनके रिटर्न को। आजकल आपने एक मुद्दा छिड़ भी रहा है किसानों का, जो आपने देखा होगा, अखबार वगैरह में पढ़ा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था किसानों की फसल का वो कम कर दिया। तो उसी की वजह से जो किसान लोग हैं वो क्यों जो विरोध कर रहे हैं इस बात का, वो इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि उनकी फसल का जो न्यूनतम दाम उन्हें मिलता था अब उतना भी नहीं मिलेगा। उनको ये डर सता रहा है। हालांकि
जो राजनेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उससे उनको ज़्यादा कीमत मिलेगी, वो डायरेक्ट अपने माल को, अपने उत्पादन को प्रोड्यूसर्स को बेच पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। किसानों को भी ये डर बैठा हुआ है कि उनकी फसल का उन्हें न्यूनतम सपोर्ट प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, अक्सर ऐसी बातें होती हैं अविकसित देशों में, क्योंकि जो अविकसित देश होते हैं उनमें प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से आय कम होती है, आय कम होने की वजह से निवेश कम होता है। तो इन सारी कमियों की वजह से क्या होता है, जब फेयर प्राइस नहीं मिलता किसानों को, तो वो विरोध करने लगते हैं, जैसे अब वो कर रहे हैं आज के दौर में। तो जो फेयर प्राइस ना मिलने की जो प्रॉब्लम है, ये भी जो है अविकसित देशों की प्रॉब्लम है। तो ये जो फेयर प्राइस ना मिल पाने की जो प्रॉब्लम है, ये भारत जैसे अविकसित देशों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड नहीं होती, और इन देशों में भी मांग में उतना उछाल नहीं आता जितना जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट की डिमांड होती है दुनिया में। तो फेयर प्राइस का ना मिलना ये भी एक लक्षण है, एक जो है कमी है, जिसकी वजह से हम किसी देश को ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह विकसित नहीं है। अक्सर होता क्या है, जो छोटे व्यापारी होते हैं या छोटे लेवल पर बिजनेस करते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, क्योंकि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलती, उनको ज़्यादा खरीदने के या बड़े स्तर पर जो व्यवसाय करने के लाभ होते हैं वो नहीं मिल पाते। तो इसलिए जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, छोटे किसान हैं, वो थोड़ी थोड़ी फसल उगाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उत्पादन करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलते, और उनकी जो लागत होती है प्रोडक्शन की वो ज़्यादा हो जाती है। जबकि जो बड़े बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं, तो वो उन छोटे किसानों की तुलना में, छोटे प्रोड्यूसर्स की तुलना में वो कम कीमत पर आगे अपने माल को बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो छोटे किसान हैं वो अपना मार्जिन गंवा देते हैं, और वो मिनिमम जो एक उचित प्रतिफल उन्हें मिलना चाहिए अब उनके उत्पादन का, वो नहीं मिल पाता। इसी वजह से जो है आजकल ये किसान जो हैं इस कृषि बिल को लेकर ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अभी तक जो हमने 3 पॉइंट पढ़े वो इनकम से रिलेटेड थे, पैसे से, प्रतिफल से रिलेटेड थे। लेकिन जो मैं चौथे पॉइंट की अब बात करने जा रहा हूँ, जिसे रेस्पेक्ट कहते हैं, रेस्पेक्ट इंग्लिश में, हिंदी में सम्मान और उर्दू में एहतराम। तो एहतराम क्या होता है, एक कोई व्यक्ति है जिसकी लोग इज़्ज़त करते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते हैं, उसकी सलाह पर काम करते हैं, उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। तो जिसके मार्गदर्शन में काम किया जा रहा है, या जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको लोग अपना आइडियल समझ रहे हैं, वो क्या है, वो उसके लिए एक रेस्पेक्ट की बात है। मिसाल के तौर पे, जैसे हम में से बहुत से स्टूडेंट्स और लोगों का जो आइडियल है वो APJ अब्दुल कलाम होंगे। लेकिन APJ अब्दुल कलाम इतने महान आदमी थे, वो अमीर तो नहीं थे। अभी जब उनकी संपत्ति जांची गई उनके मरने के बाद, तो उनकी संपत्ति तो कुछ ही नहीं, सारी किताबें निकली थी उनके घर से। तो लेकिन फिर भी उनको हम सम्मान कितना देते हैं, वो भारत रत्न है। तो कुछ व्यक्ति की सोच ये भी होती है कि सिर्फ पैसा ही कमाना विकास का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सम्मान पाना भी विकास का एक बड़ा लक्ष्य है। कलाम सर के बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो सपोज करिए एक डॉक्टर है और एक परिवार है। एक परिवार का कोई मेंबर बीमार हो जाता है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने इस सदस्य का इलाज कराना है। तो क्या वो जो परिवार है वो पैसे बचाने के लिए उसका इलाज में कोई कोताही करने की कोशिश करेगा, या पूरी तरह इलाज करवाएगा? तो ऑब्वियसली वो इलाज कराएगा और कहीं से भी पैसे ला कर देगा। लेकिन जो डॉक्टर है, क्या वो सिर्फ पैसे के लिए ही काम कर रहा है? अगर वो पैसे के लिए काम कर रहा है तो रेस्पेक्ट नाम की तो चीज़ है नहीं कोई। लेकिन
अगर थोड़े बहुत पैसे वो जायज़ ले भी रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट कितनी है, कितनी करते हैं हम डॉक्टर की। यानी हम डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? एक उन्हें हम सम्मान दे रहे हैं कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं। पैसा सब बड़ी बात नहीं है, पैसा तो अनपढ़ भी कमा रहा है। मुकेश अंबानी कोई पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो आज दुनिया का चौथा और सबसे बड़ा अमीर है। तो रेस्पेक्ट को पैसे से नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लोगों का मत ये है कि जो रेस्पेक्ट है, अगर हमारे देश की शान बढ़ रही है पूरी दुनिया में, हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के ला रहे हैं, हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं हर स्पोर्ट में, हम चेस जीत रहे हैं, चेस गेम इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये क्या है? सम्मान की बात है। तो सम्मान को भी जो है विकास का एक अभिन्न अंग समझा जाता है। जो पांचवा बिंदु है विकास के एक लक्ष्य के रूप में, वो है इंडिपेंडेंसी, या हिंदी में आत्मनिर्भरता और उर्दू में गैर मोहताजी। तो गैर मोहताजी या आत्मनिर्भरता क्या है? एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या कोई देश या कोई क्षेत्र या व्यक्तियों का समूह क्या करता है? अपने ही बलबूते पर सारे काम करता है। जैसे सपोज कीजिए हमारा देश है, हमारा देश लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी का विकास अभी इतना नहीं हो पाया जितना यूरोप के देशों में हो चुका है। तो यूरोप के देश वो टेक्नोलॉजी के नाम पर वो खुद इंडिपेंडेंट हैं। वो टेक्नोलॉजी की बिहाफ पर उनका जो जीडीपी है, उनकी जो नेशनल इनकम है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा देशों की आयों में गिनी जाती है। मिसाल के तौर पे अमेरिका है, उसका जीडीपी लगभग सभी दुनिया में जितने भी देश हैं, लगभग सबसे ज़्यादा जीडीपी जो होता है वो अमेरिका का होता है या चाइना का होता है। तो चाइना और अमेरिका की जो इकनॉमी है वो बहुत बड़ी है, और उनका जो प्रोडक्शन है, जीडीपी है, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा है, और वो प्रोडक्शन ज़्यादा करने से उनको फ़ायदा क्या हो रहा है कि वो उनके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। उनको किसी भी तरह की ये फ़िक्र नहीं है कि मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, या मैं इंटरनेशनल पे बिजनेस अगर करूँगा तो मुझे कोई किसी तरह की जो है मुझे इजाज़त लेनी पड़ेगी, या किसी के फरमान का, किसी के आदेश का मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे जब हमारा देश गुलाम था, तो क्या जब हमारा देश आर्थिक रूप से इतना विकसित था, या इतनी आज़ादी हमें तब थी जो जितनी आज़ादी आज है हमें? तो ऑब्वियसली अंग्रेज़ों के जाने से हमें इंडिपेंडेंट हुए। अब हम अपनी मर्ज़ी से निर्णय ले सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना, अपनी मर्ज़ी से निर्णय लेना, ये भी विकास का ही एक अभिन्न अंग है। क्योंकि अगर हम गुलाम बनेंगे तो हम ना तो चैन से जी सकते हैं, ना चैन से खा पी सकते हैं, ना ही रह सकते हैं, और ना ही अपने रोज़गार कर सकते हैं। हम सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे। तो इंडिपेंडेंसी होना भी ज़रूरी है। और जो देश अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपना प्रोडक्शन खुद कर सकता है, वो अपनी मशीनें खुद बना सकता है, वो अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद चला सकता है, वो जो उसकी ज़रूरियात हैं उस देश के लोगों की, उनकी ज़रूरियात को खुद अपनी ही इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर पूरी कर सकता है। यानी कि वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। उसे ये ज़रूरत नहीं है कि वो किसी का मोहताज है, किसी दूसरे देश से उसको ट्रेड करना है तब जाके उसके देश के लोगों का पेट भरेगा। ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति यह स्थिति को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंसी कहते हैं, या उर्दू में कहते हैं गैर मोहताजी, और हिंदी में आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भर होना क्या है? जैसे कि आजकल ट्रेंड चल भी रहा है, मोदी जी ने चला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भी क्या है? एक विकास का एक अभिन्न अंग है। अगर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हम पूरी तरह से विकसित नहीं हैं। लास्ट पॉइंट है फ्रीडम। फ्रीडम को हिंदी में और उर्दू में क्या कहते हैं? आज़ादी। तो आज़ादी क्या है? आज़ादी दरअसल एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है जहाँ हर व्यक्ति को अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीने का हक होता है। जैसे कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो माशाल्लाह एक सेकुलर कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो इस देश के लोगों को जैसे वो चाहते हैं जीना, वो ऐसे ज़िंदगी जी सकते हैं।
मुसलमान अपने रीति रिवाजों को मुसलमानों के ढंग से पूरी करेगा और एक एज ए मुस्लिम अपने जीवन को व्यतीत करेगा इंडिया में। इसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं इंडिया में, वो सब क्या करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने काम करते हैं, अपनी शादी वगैरह करते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने अपने कपड़े पहनते हैं। हर तरीके से वो क्या है, आज़ाद हैं। लेकिन अगर किसी देश में ये आज़ादी नहीं है, किसी देश में कोई आदमी अपने धर्म पर नहीं चल सकता, अपने रीति रिवाजों को नहीं फॉलो कर सकता, तो वो एक तरीके से वो गुलाम है और वो उसके पास आज़ादी नहीं है। वो एक मेंटली अपने आप को जो है विकसित महसूस नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर एज ए मुस्लिम हमें यहाँ इंडिया में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई मना कर दे, तो ये क्या है, ये हमारी फ्रीडम को छीना जा रहा है। और ऐसे ऐसे देश जो हैं वो ऐसे जो देश हैं वो ऑब्वियसली धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और वो आपको एक कहीं ना कहीं ये कहने पे मजबूर करते हैं कि हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी सांप्रदायिकता फैली हुई है। तो एक तरीके से जो फ्रीडम है, आज़ादी जो है, अपने कुछ बोलने की आज़ादी, कुछ बनने की आज़ादी, कुछ पढ़ने की आज़ादी, कुछ किसी भी धर्म को फॉलो करने की आज़ादी, ये क्या है, ये भी एक विकास का एक निर्धारक है। अगर किसी देश के पास पैसा तो बहुत है और उसके उसके पास उसके प्रोडक्ट को उसका उत्पादन भी बहुत है, उसके लोगों के जो प्रोड्यूसर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमत भी वो अच्छी वसूलता है, लेकिन उस देश में लोगों को अपने धर्म के अनुसार चलने की आज़ादी नहीं है, तो क्या वो वास्तव में आज़ाद होगा? क्या वो वास्तव में विकसित कहलाएगा? अगर किसी देश में हम अपने धर्म का ही पालन नहीं कर सकते, बिना किसी को परेशान किए, अगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो एक कोई ऐसा देश जिसमें लोगों को अपने धर्म के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार जीने का हक है, वो देश सही मायनों में आज़ाद कहलाता है। खाली पैसा आने से या कमाई ज़्यादा करने से या जीडीपी बढ़ाने से सिर्फ आर्थिक विकास हो सकता है, आपका जो मानसिक विकास है वो नहीं होगा। तो ये 6 पॉइंट थे विकास के लक्ष्यों के रूप में। इनके अलावा भी और कुछ पॉइंट हैं, वो हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।